क्लासरूम में आपका स्वागत है। आज हम मूल अधिकारों की जो अपनी कड़ी है उसको कंटिन्यू रखेंगे और मूल अधिकारों में आर्टिकल 14 से 18 के बीच में जो हमें समानता का अधिकार प्राप्त है, राइट टू इक्वलिटी प्राप्त है, उसके बारे में हम आज पढ़ेंगे। ठीक है, उससे पहले हम देखेंगे कि हमें जो ये अधिकार है, मूल अधिकार, वो प्राप्त किस में है। भाग 3 के आर्टिकल 14 से 35 के बीच में इनका उल्लेख है और मूल अधिकारों का, सिर्फ मूल अधिकारों की बात करें तो 40 से 32, और इसमें हमें कितने अधिकार प्राप्त हैं? 7। मूल रूप से कितने प्राप्त हैं? 7, और अभी कितने? 6। और संपत्ति का अधिकार जो है वो 1978 में 44वें संविधान संशोधन द्वारा हटा दिया गया और वो अब किस में? कानूनी अधिकार के रूप में अनुच्छेद 300A में। ठीक है, ठीक है। तो ये हो गए 14 से 18 के बीच में, 19 से 22 के बीच में दूसरा, तीसरा 23 से 24, चौथा 25 से 28, फिर अगला पांचवा 29 से 30 के बीच में, फिर छठा हटा दिया गया, सातवां अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार। और आज जो हम पढ़ेंगे वह है समानता का अधिकार, वो है आर्टिकल 14 से 18 के बीच में। ठीक है, और सबसे पहले जो समानता का अधिकार में जो अधिकार प्राप्त है वह प्राप्त है हमें विधि का शासन में। विधि का शासन या रूल ऑफ लॉ, उसमें क्या है? विधि का शासन या रूल ऑफ लॉ। हमारे संविधान निर्माताओं ने जो सबसे पहले जो प्राथमिकता है वह दी गई है, वो दी है कानून के समक्ष समानता को। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस किसको दी? कानून के समक्ष समानता को। तो सबसे पहला जो आर्टिकल 14 में आता है वह ये आता है, विधि के समक्ष समता या विधि का समान संरक्षण। किसमें? विधि का शासन में, रूल ऑफ लॉ। रूल ऑफ लॉ या विधि का शासन का मतलब यही है कि हमारे देश में लॉ का यानी कानून का शासन है, किसी व्यक्ति का नहीं है। हमारे देश में सबसे शासन जो किसका है? कानून का। और सबसे बड़ा कौन है? कानून। कोई व्यक्ति यहाँ पर बड़ा नहीं है, कोई पद बड़ा नहीं है। सबसे प्रथम जो स्थान है वो कानून का, और हमारे देश में कानून का शासन है। ठीक है, और इसके अंदर विधि का शासन, इसके अंदर दो शब्द है, विधि के समक्ष समता जो हमने ब्रिटेन से लिया, विधि का समान संरक्षण जो यूएसए से लिया। अब इसमें आगे विधि के समक्ष समता को एक नकारात्मक परिभाषा कहा जाता है। ठीक है, जबकि विधि का समान संरक्षण जो है उसको एक सकारात्मक परिभाषा कहा जाता है। कैसे? इन शब्दों को आगे देखेंगे तब पता चलेगा। देखते हैं। विधि के समक्ष समता का तात्पर्य है सभी व्यक्ति कानून के समक्ष समान होंगे। कानून के समक्ष समान होंगे, कोई व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं होगा या कानून के समक्ष अपने उच्चता का दावा नहीं कर सकता। ठीक है, ये किसमें? विधि के समक्ष समता में। ठीक है, दूसरा है विधि का समान संरक्षण, यानी सभी व्यक्तियों को विधि का समान संरक्षण, समान परिस्थितियों में समान न्याय। ये कहाँ से ली गई है? अमेरिका से, और इसे एक सकारात्मक परिभाषा कहा जाता है। सकारात्मक और नकारात्मक बस इसी सेंस में कि इसमें हम देखते तो नहीं शब्द का उपयोग हो रहा है, इसको शब्दों को खोलते हैं तो कि सभी व्यक्ति कानून के समक्ष समान होंगे, कोई व्यक्ति कानून से बड़ा नहीं होगा। तो ये बात आगे निकल के आती है विधि के समक्ष समता में। और विधि का समान संरक्षण, इसको एक सकारात्मक परिभाषा कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि इसका जो अर्थ जो निकल के आता है वो होता है समान परिस्थितियों में समान न्याय। ठीक है, तो विधि के समक्ष समता और विधि का समान संरक्षण। ठीक है, किसके अंदर? विधि का शासन, रूल ऑफ लॉ में। अब इसके कुछ अपवाद होते हैं। सभी व्यक्ति कानून के समक्ष समान है, नो डाउट, लेकिन अगर हम कुछ पदों को देखें जैसे राष्ट्रपति और राज्यपाल, तो उनके कार्यकाल के दौरान वो अपने कर्तव्यों के निर्वहन करते हैं, तो उनमें इससे मुक्ति दी गई है। ठीक है, उस समय उनके खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जा सकती जब वो अपने पद पर आसीन हो। पद से हटने के बाद अलग स्थिति है। ठीक है, लेकिन पद के दौरान ये इसका क्या है? एक अपवाद है। ठीक है, अब देखते हैं। हाँ, एक जो चीज़ है वो ये है कि ये जो अधिकार है, जैसे हमने पहले बात की गई है, हमने पहले बात की थी, ये किसको प्राप्त है? लोगों को। जो भी भारत में लोग हैं, नागरिकों के साथ साथ अन्य लोग भी, तो उनको ये आर्टिकल 14 के जो अंदर अधिकार प्राप्त है उन लोगों को भी प्राप्त है। ठीक है, अभी जो सीएए संबंधित नागरिकता संशोधन अधिनियम में जो विवाद हुआ था वो इसी कारण था, क्योंकि इसी आर्टिकल के कारण था, क्योंकि ये आर्टिकल सभी लोगों को विधि का समान संरक्षण प्रदान करता है। ठीक है, तो वो जो विवाद था
अगर प्रश्न आ जाए तो किस अनुच्छेद से इसका संबंध था? अनुच्छेद 14 से, जो कि किसकी बात करता है? लोगों की। और लोगों में कौन है? नागरिक प्लस दूसरे लोग जो किसी समय विशेष में हमारे देश में मौजूद हैं, कोई शरणार्थी, कोई पर्यटक, ठीक है, दूसरे देश के लोग, नागरिक। अब अगला है आर्टिकल 15। आर्टिकल 15 और आर्टिकल 16, अगर प्रश्न आ जाता है मोटा मोटा, आर्टिकल 15 का संबंध है शिक्षा में आरक्षण। आर्टिकल 15 शिक्षा में आरक्षण। आर्टिकल 16 नौकरियों में आरक्षण, ठीक है। आइए देखते हैं आर्टिकल 15 में। आर्टिकल 15 में जो पहला पॉइंट है वो ये है कि राज्य धर्म, जाति, लिंग, रंग या जन्म स्थान या इनमें से किसी आधार पर अपने नागरिकों के मध्य भेदभाव नहीं करेगा। ये किसमें? 15 के पहले पॉइंट में, ठीक है। दूसरे में क्या? निजी या सार्वजनिक स्थान पर इनमें से किसी आधार पर प्रवेश से रोका नहीं जाएगा, ठीक है, या निजी या सार्वजनिक स्थान में इन आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। किसमें ये? 15 के दूसरे पॉइंट में। इसका मतलब क्या है भाई? सार्वजनिक स्थान पर आपको किसी आधार पर रोका नहीं जा सकता, आप जा सकते हैं। उसके सिवा अगर कोई निजी ऐसा स्थान है, ठीक है, निजी घर की बात नहीं हो रही है, कोई निजी संस्थान है, उसमें आपको जाने से नहीं रोका जा सकता। एग्जाम्पल है जैसे होटल है, तो होटल में आप जाना चाहें तो आप जा सकते हैं, ठीक है। हाँ, 5 स्टार होटल में जा रहे हैं, ताजवाज में जा रहे हैं, तो आपका पैसे होने चाहिए। ऐसे नहीं कि जेब में पत्थर डाल कर घुस गए। आम का बाग नहीं है, आपको आगे पर जाने का सामर्थ्य है तो आप जा सकते हैं, आपको रोका नहीं जा सकता किसी भी आधार पर, ठीक है। ये किसमें? आर्टिकल 15 के दूसरे पॉइंट में, निजी या सार्वजनिक स्थान पर प्रवेश से प्रतिबंधित नहीं किया जा सकता, ठीक है। आगे 15(3) का जो अगला पार्ट है वो है क्या है? राज्य महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष योजनाएं बना सकता है या विशेष कानून बना सकता है। किसमें? 15(3) में महिला और बच्चों के लिए प्रावधान है 15(3) में। फिर 15(4) में क्या है, जिसको 1951 में जोड़ा गया प्रथम संविधान संशोधन के द्वारा। 15(4) में सामाजिक व शैक्षिक रूप से पिछड़ों के लिए सरकार विशेष कानून बना सकती है। इसे कब जोड़ा गया पॉइंट को? 1951 में प्रथम संविधान संशोधन के द्वारा। 15(4). अब आएगा 15(5), जिसका संबंध है शिक्षा में आरक्षण। इसको जोड़ा गया 2006 में 93वें संविधान संशोधन के द्वारा, ठीक है। सीधा सीधा का सवाल आता है, रिजर्वेशन इन एजुकेशन, आर्टिकल 15(5), शिक्षा में आरक्षण। अब इसका अपवाद क्या है? जो अल्पसंख्यक संस्थान है, जो माइनॉरिटी के जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन हैं, वो इसमें शामिल नहीं होंगे, ठीक है, उनमें आरक्षण नहीं है ये वाला, ठीक है। निजी और सरकारी इसमें शामिल है, निजी और सरकारी इसमें संस्थान शामिल हैं। हाँ, अल्पसंख्यक की अगर बात करें तो अल्पसंख्यक का मतलब हमें सिर्फ ये नहीं समझता मुसलमान के सिवा भी अल्पसंख्यक होते हैं, ये दिमाग में रखना है। सिख है, ईसाई है, पारसी है, जैन है, ये भी अल्पसंख्यक में आते हैं। और अल्पसंख्यक का आधार क्या होता है? राज्य के आधार पर दी जाती है, ये दर्जा या देश के आधार पर। इसका आप आंसर पता करें, एक बार देखेंगे अल्पसंख्यक कौन कौन होते हैं, ठीक है, और इसका आधार क्या होता है। धार्मिक, भाषाई आधार, क्षेत्र, राज्य के आधार पर दिए जाते हैं या पूरे देश के आधार पर दिए जाते हैं। ये आज आपके लिए प्रश्न है, इसको अवश्य देखें, ठीक है। तो शिक्षा में आरक्षण की बात करें तो आर्टिकल 15 या 15(5) में शिक्षा में आरक्षण। आर्टिकल 16 जो अगला आएगा उसका है संबंध नौकरियों में आरक्षण से, ठीक है। तो पहला पॉइंट है, राज्य वही 5 आधार, धर्म, जाति, लिंग, रंग या जन्म स्थान पर सरकारी नियोजन में भेदभाव नहीं करेगा, ये पहला पॉइंट। और दूसरा पॉइंट है, सरकारी नियोजन में अपने नागरिकों को समान अवसर उपलब्ध कराएगा, यानी अवसर की समानता। आर्टिकल 16 को अवसर की समानता के नाम से भी उल्लेखित किया जाता कई बार, ठीक है। ये किसमें उल्लेख है? सरकारी नियोजन में अवसर की समानता, 16 के दूसरे पॉइंट में, ठीक है। अब आता है 16 का तीसरा पॉइंट, जिसमें उल्लेख है कि संसद
किसी स्थानीय विशेष में स्थानीय लोगों के लिए स्थानीय नौकरियों में आरक्षण का प्रावधान कर सकती है। कौन कर सकती है? संसद। आर्टिकल 16 का थर्ड पार्ट। ठीक है। आंध्र प्रदेश में 1950 के दशक के अंदर मुल्की नियम बना था सबसे पहले, जिसके द्वारा स्थानीय लोगों को आरक्षण दिया गया स्थानीय नौकरियों में। उसके बाद अन्य राज्यों ने देना शुरू किया। ठीक है। तो उसका संबंध किससे है? 16(3) से। अगला है 16(4). 16(4). 16(4) क्या कहता है? सामाजिक रूप और शैक्षिक रूप से पिछड़े जिनका सरकारी नौकरियों में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है, सरकार उनके लिए सरकारी नौकरियों में आरक्षण का प्रावधान कर सकती है। ठीक है। सरकारी नौकरियों में आरक्षण 16(4) अनुच्छेद 16(4). वे लोग जिनका पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है, उनके लिए सरकार आरक्षण का प्रावधान कर सकती है। ठीक है। अब इसके अंदर पदोन्नति में आरक्षण 16(4) के पहला ए, 16(4)(a) पदोन्नति में आरक्षण का उल्लेख है। उसके बाद बी के अंदर उल्लेख है, 16(4)(b) में उल्लेख है बैकलॉग को भरने के लिए 50% से आरक्षण दिया जा सकता है। ठीक है। ये किसमें डिसीजन निकल के आया? ये आया था 1992 में, इंदिरा साहनी बनाम भारत सरकार वाद हुआ था। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया था कि यदि किसी वर्ष में जो SC/ST के लिए जो रिक्तियाँ होती वो अगर भरी नहीं जा सकती किसी वैकेंसी में, तो वो जो खाली पद रह जाते हैं, ठीक है, किसी वैकेंसी में कोई पद खाली रह जाते हैं, तो अगली वैकेंसी में उनको शामिल किया जा सकता है। और उनको शामिल करने से, उन पदों को शामिल करने से अगर रिजर्वेशन के परसेंटेज 50% से ऊपर चली जाती है तो वो मान्य होगा। ठीक है। लेकिन वो रिजर्वेशन किसके लिए होगा? सिर्फ SC/ST के लिए। ठीक है। तो बैकलॉग को बढ़ने के लिए 50% से अधिक आरक्षण दिया जा सकता है। ये डिसीजन किस में आया था? इंदिरा साहनी बनाम भारत सरकार वाद 1992 में। और ये किस में? इसका 16(4) के B में। ठीक है। अब जो बात देखने वाली बात है, अब आर्थिक आधार पर भी आरक्षण दिया जा सकता है। ठीक है। और अब जो 15 अनुच्छेद 15 है और 16 है, इसके अंदर ये भी शामिल हो गया है, आर्थिक आधार पर आरक्षण। ठीक है। अब देखिए, अब हम बात करेंगे कि हमने बात तो यहाँ पे की समानता के अधिकार की। किसकी? समानता के अधिकार की। विधि के शासन में हमने अपवाद देख लिए, यह हमने राज्य को निर्देशित किया गया यहाँ पर कि यहाँ पर भेदभाव नहीं करोगे आप। 16 में निर्देशित किया गया भेदभाव नहीं करोगे, लेकिन साथ साथ हम देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं भेदभाव निकल के आ रहा है। तो इसे आप क्या कहेंगे? ठीक है। कुछ अपवाद भी है। तो हमें अगर कहीं प्रश्न आ जाता है मुख्य परीक्षा में, कहीं रिटर्न में हमें उत्तर लिखना है, तो हमें ये लिखना है कि ये एक सकारात्मक भेदभाव है। ठीक है। और ये उन लोगों या उन वर्गों के लिए है जिन्हें वर्षों तक अपने अधिकारों से दूर रखा गया है। तो हमें इसे एक सकारात्मक भेदभाव के रूप में प्रस्तुत करना है। अगर कहीं हमारा आंसर लिखने की अवसर मिलता है हमें, तो हमें इसे सकारात्मक भेदभाव के रूप में लिखना है। ठीक है। तो ये हो गया अनुच्छेद 14, 15 और 16। 16 में सरकारी नौकरियों में आरक्षण आर्टिकल 16 में, 16 का 16(4) में, और शिक्षा में आरक्षण अनुच्छेद 15। ठीक है। और विधि का शासन आर्टिकल 14। तो 3 हो गए, 14, 15, 16। अब हम पढ़ेंगे आर्टिकल 17 और 18। ठीक है। आइए देखते हैं। अब है आर्टिकल 14, 15, 16 के बाद में आर्टिकल 17। ठीक है। आर्टिकल 17 और आर्टिकल 18 समानता के अधिकार के अंदर। ठीक है। आर्टिकल 14 से 18, तो आर्टिकल 17 और 18। आर्टिकल 17 में है, 17 में है अस्पृश्यता का अंत। अस्पृश्यता या अनटचेबिलिटी का अंत, या छुआछूत का निवारण इसे कह सकते हैं। छुआछूत होती है, अनटचेबिलिटी होती है, अस्पृश्यता होती है। ठीक है। तो उसका अंत किया गया है। ये पूर्ण अधिकार है और इसका कोई भी अपवाद नहीं है। ठीक है। अगर प्रश्न आ जाता है कि पूर्ण अधिकार कौन सा है, तो आर्टिकल 17 अस्पृश्यता या अनटचेबिलिटी का अंत,
ये एक पूर्ण अधिकार है, इसका कोई अपवाद नहीं है। और ये क्या है? दंडनीय अपराध है। क्या है? एक दंडनीय अपराध है। ठीक है। अब आया है अगला आर्टिकल 18। आर्टिकल 18 उपाधियों का अंत। उपाधियों का अंत। अब देखिए जो आर्टिकल 17 और 18 को अगर देखते हैं तो हमारे जो अधिकार है वो किस दिशा में हमें मिल रहे हैं या किस दिशा से हमें प्राप्त हुए हैं। तो हम देखेंगे स्वतंत्रता के पूर्व, आज़ादी के पहले की जो स्थिति थी सामाजिक और राजनीतिक, तो उसमें ये जो स्थितियां थी उनको दूर करने के लिए प्रावधान किए गए कि जो हमारे देश की स्थिति आज़ादी से पहले जो थी वो आज़ादी के बाद नहीं रहे। ठीक है। तो एक अच्छी प्रजातंत्र की मिसाल पेश करने के लिए हमने ये अधिकार अपने लोगों को दिए, नागरिकों को दिए। ठीक है। अस्पृश्यता जो हमारे एक सामाजिक बुराई है उसको दूर हटाने के लिए अनुच्छेद 17 में इसका प्रावधान किया गया और बाद में अन्य अधिनियम कानून बनाकर, जो कानून किससे शक्ति प्राप्त करते हैं? आर्टिकल 17 से। ठीक है। अस्पृश्यता को एक कानूनी दंडनीय अपराध बनाया गया, दंडनीय अपराध बनाया गया। फिर उपाधियों का अंत, बस वही बात, जैसे अस्पृश्यता या छुआछूत हमारे सामाजिक बुराई थी, वैसे ही बहुत से वर्गों या जातियों को एक प्रकार का विशेषाधिकार था। ठीक है। जैसे राय बहादुर की उपाधि या अन्य कुछ उपाधियां लोगों द्वारा उपयोग की जाती थी। उसके सिवा ब्रिटिश परंपरा में भी कुछ उपाधियां लोगों को दी जाती थी। तो कुछ लोगों को विशेष दर्जा मिल गया था। ठीक है। और उस दर्जे को समाप्त करने के लिए या ऐसी परिस्थिति आज़ादी के बाद नहीं हो तो आर्टिकल 18 के अंदर उपाधियों का अंत का प्रावधान किया गया। अब इसके अंदर क्या है? इसके अंदर ये है कि राज्य, पहला है राज्य। राज्य शिक्षा, शिक्षा और सैन्य, शिक्षा और सैन्य उपाधियों के सिवा दूसरी उपाधियां प्रदान नहीं करेगा। कौन सी उपाधियां प्रदान कर रहा है? सिर्फ शिक्षा संबंधित और सेना संबंधित। ये किस में है? 18 के पहला पॉइंट। दूसरे में क्या है? जो नागरिक हैं हमारे भारत देश के नागरिक हैं वो कोई भी विदेशी उपाधि नहीं लेंगे। ये आर्टिकल 18 के दूसरे पॉइंट में नागरिकों की बात। तीसरे में विदेशी नागरिक, विदेशी नागरिक जो किसकी सेवा में? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की सेवा में है, वह विदेशी उपाधि प्राप्त कर सकता है राष्ट्रपति की अनुमति से। राष्ट्रपति की अनुमति से प्राप्त कर सकता है, उपाधि ले सकता है ये। ठीक है। विदेशी नागरिक, लेकिन जो कि राष्ट्रपति की अनुमति से लेगा वो विदेशी नागरिक जो भारत सरकार की सेवा में है। ठीक है। भारत सरकार की सेवा में जो विदेशी नागरिक ले सकता है। दूसरे विदेशी नागरिक घूम रहे हैं, वो अपने घर जाओ, आराम से टूरिस्ट हैं, जाओ कुछ भी उपाधि लो, कोई मना नहीं है। जो लेकिन विदेशी नागरिक जो भारत सरकार की सेवा में है, वह गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की सेवा में, वह राष्ट्रपति की अनुमति से उपाधि प्राप्त कर सकता है। ठीक है। अब अगला जो है वो प्रावधान है भारतीय नागरिक। भारतीय नागरिक जो गवर्नमेंट भारत सरकार की या किसी अन्य राज्य सरकार की सेवा में हैं, वह अनुमति से, राष्ट्रपति की अनुमति से, ठीक है, सम्मान प्राप्त कर सकता है, सम्मान प्राप्त कर सकता है। ठीक है। एज ए नागरिक आप उपाधि नहीं ले सकते, सम्मान ले सकते हैं। आमतौर पर हम देखते हैं कई हमारे जो फिल्मी हस्तियां वो सम्मान लेती है, सम्मान ले सकते हैं, उपाधि नहीं ले सकते। विदेशी नागरिक जो है उपाधि ले सकता है जो कि भारत सरकार की सेवा में है, लेकिन अनुमति किसकी आवश्यक है? राष्ट्रपति की। भारतीय नागरिक जो भारत सरकार की सेवा में है, ठीक है, वो सम्मान प्राप्त कर सकता है, लेकिन उसको अनुमति किसकी लेनी होगी? राष्ट्रपति की। ठीक है। राष्ट्रपति की उपाधि तो ऐसे एज ए नागरिक वो प्राप्त कर ही नहीं सकता। यहाँ पर ही उल्लेख हो गया, वो नागरिक तो है ही, तो यहाँ पर उपाधि तो ले नहीं सकता। और बात रही सम्मान की, तो उसे सम्मान के लिए भी परमिशन लेनी पड़ेगी। किसे? भारतीय व्यक्ति जो हमारे जो सरकार की सेवा में कार्यरत है। ठीक है। यहाँ पर एक पॉइंट देखते हैं, ये हो गया आर्टिकल 18, आर्टिकल 16। यहाँ पर एक देखते हैं कि 1954 के अंदर
भारत रत्न अगर कई प्रश्न आ जाता है एग्ज़ाम में, तो भारत रत्न प्लस 3 पद्म जो अवार्ड हैं वो देना शुरू हुए। ठीक है, कब हुए? भारत रत्न और 3 जो पद्म श्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण कब शुरू हुए? 1954 में। ठीक है, फिर 1977 में इन पर रोक लग गई। 1980 में जब इंदिरा सरकार बनी तब इनको वापस शुरू कर दिया गया। 1977 में सरकार चेंज हुई, कांग्रेस का राज गया था, दूसरी सरकार बनी थी, तो तब इनको बंद कर दिया गया। भारत रत्न और 3 जो पद्म अवार्ड दिए जाते हैं। तो क्वेश्चन आ सकता है शुरुआत कब हुई? 1954 में। इनमें रोक कब लगी? 1977 में। वापस शुरू किया इंदिरा सरकार ने 1980 में, 1980 में। और 1994 में जब ये विवाद बढ़ा तो सर्वोच्च न्यायालय ने डिसीजन दिया कि ये जो भारत रत्न और पद्म अवार्ड हैं ये उपाधियाँ नहीं है, ये सम्मान है। ये किसने डिसीजन दिया? सर्वोच्च न्यायालय 1994 में। ठीक है, तो कहीं अगर प्रश्न आ जाता है किसी भी एग्ज़ाम में तो हमें ध्यान रखना है शुरुआत हुई, रोका गया और डिसीजन दिया गया। ठीक है, तो हमने आज पढ़ा आर्टिकल 14 से 18 तक समानता का अधिकार। ठीक है, आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और पसंद आया तो इसको लाइक करें और दूसरों को बताएं। धन्यवाद।